नमस्ते बच्चों। देखो आज अपन बात करने वाले हैं तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा की, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा। इससे पहले देखो कुछ बातें बता दूं आप लोगों को मैं। अपन ने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आप लोगों को याद होगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और वर्क भी देखा था, आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे मेरे पहले वाले, उसमें अपन ने वर्क की बात की थी। मैंने वर्क में कंडीशंस लगाई थी अलग अलग, स्थिर आयतन पर, स्थिर दाब पर, फ्री एक्सपेंशन। तो वहां पर अपन ने देखा था वर्क अलग अलग तरीके से हो रहा था। ठीक है, उत्क्रमणीय कार्यम और अधिकतम कार्य भी अपन ने देख लिया था। तो यहाँ पर अपन हीट कंटेंट की बात कर रहे हैं और एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ये बोला जाता है कि जो ऊष्मा होती है ना वही एंथैल्पी होती है। बट ऊष्मा जो एंथैल्पी होती है वो किस किस का योग होती है वो अपन यहाँ पर अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपको ऊष्मागति के प्रथम नियम से। तो ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है, तो अपन लिखते हैं ना, हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। हम जानते हैं कि ऊष्मागति का प्रथम नियम आप लोगों को सबको पता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के प्रथम नियम डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहां पर ये जो डब्ल्यू है ना, इस डब्ल्यू का मान मैं दो कंडीशन में रखूंगा। एक तो आप लोगों को मैंने बताया था स्थिर आयतन पर वर्क, और एक बताया था स्थिर दाब पर वर्क। तो स्थिर आयतन पर वर्क की बात करता हूं मैं सबसे पहले। तो स्थिर आयतन पर जब वर्क करते थे अपन, तो मैं बोलता था कि जब कोई भी सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट उसमें आयतन परिवर्तन ही नहीं होता था। और जब आयतन परिवर्तन नहीं होता तो अपन क्या बोलते थे कि होने वाला वर्क कैसा होगा, जीरो। तो स्थिर आयतन पर वर्क कैसा होता है, जीरो। तो अपन यहां लिख देंगे स्थिर आयतन पर कार्य क्या होता है, जीरो। तो जीरो, डब्ल्यू का मान यहां रख दें, डेल ई इक्वल टू क्यू वी प्लस जीरो। अब मैंने लिख दिया। तो यहां पर देखो ये क्या हुआ, डेल ई इक्वल टू क्यू वी। और ये जो क्यू वी है वह क्या है, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा। ये क्यू वी क्या है, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा है। अब आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी, अपन ने जब फाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन देखे थे, तो ये मैंने बताया था कि Q और W क्या होता है, फाथ फंक्शन होते हैं, फत्फलन होते हैं, जबकि इंटरनल एनर्जी डेल्टा E वो क्या आती, स्टेट फंक्शन। वो अपना क्या था, स्टेट फंक्शन था। अब आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं मैं, डेल्टा E इक्वल टू क्यू वी। अब यहां पर अपन बोलेंगे कि डेल्टा E अवस्था फलन है। अब स्थिर आयतन पर जो QV है उसका मान डेल्टा E के बराबर है। तो हम एक बात यहां बोल सकते हैं कि स्थिर आयतन पर QV का मान भी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, अवस्था फलन होता है। मैंने क्या बोला, क्योंकि डेल E इसके बराबर है QV के बराबर, क्योंकि स्थिर आयतन पर अवशोषित होने वाली ऊष्मा का मान डेल E के बराबर है। तो अपन बोलेंगे कि ये एक अवस्था फलन है, तो ये भी एक अवस्था फलन होगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार से मैं कंडीशन दूसरी लूं, ये तो स्थिर आयतन पर कार्य की बात कर ली मैंने। अब मैं अगर मैं बात करूं स्थिर दाब पर, तो स्थिर दाब पर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। अब मैं इसी प्रकार से यहां लिख दूं, इसी प्रकार स्थिर दाब पर परिवर्तन किया जाता है। मानो इसी प्रकार स्थिर दाब पर परिवर्तन करते हैं अपन, किया जाता है। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, किया जाता है। तो वहां क्या लिखूंगा मैं, अब W का मान वहां पर भी लिखे अपन, तो W इक्वल टू क्या होगा, आप लोग देख लेना प्रीवियस वीडियो, P डेल्टा V होता था। इसको मैं दे दूं समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 3 से मान लो 1 में रख दूं। इसका मान जो W का मान है, W का मान समीकरण 3 से 1 में रखने पर रख देते हैं। ठीक है, देखो डेल E क्यू P डेल्टा V, इसको P कर देते हैं क्योंकि यहां V किया था, स्थिर दाब आयतन पे किया था, स्थिर दाब पर कर रहे हैं। तो डेल्टा E इक्वल टू क्यू पी। अब इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू पी डेल E प्लस P डेल्टा V। ठीक है, मैंने लिख दिया क्यू पी इक्वल टू डेल्टा E P डेल्टा V लिख दिया। अब आप एक चीज बताओ मुझे, कि जो डेल्टा E है ये क्या है, दो एनर्जियों का डिफरेंस ही तो है।
तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर E2 माइनस E1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अपन कई बार लिखते थे E2 माइनस E1 को डेल्टा E लिख सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, E2 माइनस E1। और यहाँ पर ये जो डेल्टा V है ये भी क्या है, दो आयतनों का ही तो अंतर है, तो यहाँ पर भी अपन क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। अपन बोल सकते हैं कि जो V2 माइनस V1 है, V2 तो क्या होता है अपना प्रारंभ अंतिम आयतन है, और V1 क्या अपना जो V1 है वो क्या होता है प्रारंभिक आयतन। तो मैं यहां लिख सकता हूं, और QP है, पहले तो यहां लिख दूं QP क्या है अपना स्थिर दाब पर अवशोषित उष्मा है, स्थिर दाब पर अवशोषित उष्मा है, ठीक है। अब मैं देखो QP यहां पर लिख सकता हूं डेल्टा E को क्या लिख सकता हूं, E2 माइनस E1 सॉरी प्लस P डेल्टा V। अरे यार इतना दूर क्यों जा रहा भाई तू, P डेल्टा V। अब यहां पर अपन लिख सकते हैं E2 तथा E1 क्रमशः अंतिम एवं प्रारंभिक अवस्था में क्या है, ऊर्जाएं हैं, अवस्थाओं में क्या है, ऊर्जाएं। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर अवस्था में ऊर्जा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां P डेल्टा भी है, ये भी अपन क्या लिख सकते हैं, QP इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1। इसमें भी लिख सकते हो V2 तथा V1 प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में आयतन है, V2 तथा V1 अंतिम तथा प्रारंभिक अवस्था में आयतन है, अवस्था में आयतन है। तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इधर E2 माइनस E1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, QP इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस P1। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या बोला, यहां पर स्थिर दाब पर अपन ने परिवर्तन किया, W का मान लिखा मैंने P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V, इसका मान मैंने समीकरण नंबर 1 में टिका दिया। डेल्टा E इक्वल टू यहां पर हो गया, इसको QQ तो मैंने QP लिख दिया क्योंकि स्थिर दाब पर हो रहा परिवर्तन, माइनस P डेल्टा V लिख दिया। इस QP को यहीं रखा मैंने, इसको इधर ले आया, तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो QP इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। और अपन को पता है कि जो डेल्टा E है वो भी दो ऊर्जाओं का अंतर है, और जो यहाँ डेल्टा लगा हुआ ये भी दो आयतनों का अंतर है। तो यहाँ पर एक स्टेप में लिख सकते थे, आप लोगों के दिमाग में है QP इक्वल टू डेल्टा E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1। यहाँ तक अपन ने लिख लिया। अब एक बात बताओ मुझे कि जो QP है ना वो स्थिर दाब पर होने वाली अवशोषित उष्मा है। अब मैं एक काम और करता हूं कि यहां पर ये जो टर्म्स है ना, तो इनमें अंतिम वालों को एक साथ कर लूं और प्रारंभिक वालों को एक साथ कर लेता हूं। तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको E2 प्लस PV2 माइनस का माइनस ले लिया मैंने, E1 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस PV1, क्या हो गया QP इक्वल टू E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस P1। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो QP है ये दो पद है, इनका डिफरेंस है ना। QP क्या है, दो पदों का अंतर है, एक तो प्रारंभिक अवस्था और एक अंतिम अवस्था, दोनों का क्या है डिफरेंस ही तो है ये। और अपन क्या बोल सकते हैं, ये दोनों अंतिम और प्रारंभिक अवस्था, एक तो अंतिम अवस्था और एक प्रारंभिक अवस्था। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं कि जो QP है ना उसकी जगह एक नई टर्म ले आता हूं। इस QP को मैं लिख देता हूं H और इसको लिख देता हूं यहां पे E प्लस PV। मैंने क्या लिखा, दो पदों का अंतर था, QP की जगह मैंने लिख दिया H, और यहां पर इस E प्लस PV दो पदों का अंतर था, तो यहां से पूरी टर्म उठा के रख दी मैंने H इक्वल टू E प्लस PV। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये नई टर्म है इसको मैं बोलूंगा एंथैल्पी। क्या बोलूंगा, एंथैल्पी, जिसका सिंबल क्या है H, जिसका सिंबल क्या माना गया है, H माना गया है। और अपन बोल सकते हैं कि जो एंथैल्पी है वो क्या है, किसी सिस्टम में उपस्थित कुल ऊर्जा, H मतलब अलग अलग ऊर्जाओं का योग है। अपन क्या बोल सकते हैं कि जो एंथैल्पी है किसी भी सिस्टम में उपस्थित आंतरिक ऊर्जा
और दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होने वाली ऊर्जा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, किसी भी तंत्र की एंथैल्पी उसमें निहित टोटल जो ऊर्जा है उसमें उपस्थित कुल ऊर्जा है जो किसके बराबर है, आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको अपन ने समीकरण नंबर 3 दिया था, इसको नंबर दे दे अपन समीकरण नंबर 4, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो जो QP है उसको मैंने क्या लिखा, H लिखा था अभी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इधर देखना, अब दिख रहा होगा आपको, मैं बोलूं समीकरण नंबर 4 से, ये है समीकरण नंबर 4, ये QP है ना, इसको मैं लिख सकता हूं H2 माइनस H1, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो है, H2 माइनस E1, और यहां लिख सकते हैं E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1। इन दोनों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H लिख सकते हैं ना। यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, ये QP इक्वल टू डेल्टा H, QP इक्वल टू डेल्टा H लिख सकते हैं अपन यहां पे, कोई दिक्कत है? इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 5, क्योंकि ये इसके बराबर तो है, इस टर्म के बराबर ही तो है, तो मैंने क्या लिख दिया, QP इक्वल टू डेल्टा H, और डेल्टा H क्या है, दो पदों का अंतर, मतलब दो एंथैल्पियों का अंतर है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर H2 तथा H1 है, वो क्या है, क्रमशः अंतिम एवं प्रारंभिक अवस्था में क्या है, प्रारंभिक अवस्थाओं में एंथैल्पियां हैं, जो कि किसके बराबर है, डेल्टा H के बराबर है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, अपन ने देखा कि H इक्वल टू E प्लस PV है, तो यहां पर आंतरिक ऊर्जा है E, वो क्या है, अवस्था फलन है। इसी के बाद अपन बात करें प्रेशर की, अवस्था फलन है, V भी अवस्था फलन है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यहां पर H भी अवस्था फलन होगा। मैंने क्या बोला कि अगर E आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन, P अवस्था फलन, V अवस्था फलन, तो इनसे बनने वाली जो नई राशि H वो भी क्या होगी, एक स्टेट फंक्शन होगा, क्या होगा, अवस्था फलन होगा। तो अपन लिख सकते हैं जो डेल E है, ये वाला QP इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, तो इस डेल्टा, इसकी बात कर लेता हूं मैं, डेल्टा E, QP की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा H माइनस P डेल्टा V, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा H P डेल्टा V, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये इक्वेशन याद रखना, कई जगह पूछी जाती है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं इस प्रकार किसी भी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन उसकी आंतरिक ऊर्जा और में वृद्धि तथा तंत्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। देखो यहां पर डेल्टा E और P डेल्टा V, ये क्या वर्क और ये क्या आंतरिक ऊर्जा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, किसी भी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन, क्योंकि डेल्टा H है ना, तो अपन बोलेंगे किसी भी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन उसकी आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि तथा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ये अपना एंथैल्पी परिवर्तन है। ये मैंने सब कुछ बता दिया। अब मैं बात करता हूँ नोट्सों की। अब आप लोगों को जो नोट्स है ना, वो अब लिखाने में क्या टाइम लगता है, वीडियो लंबा बनता है, तो मैं ना इस वीडियो के जैसे लेक्चर पूरा हो गया जस्ट बाद में पिक लेके पूरा मैंने नोट्स लिख के तैयार करके उसमें डाल दूंगा। तो आप लोग पूरे को नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से और पूरे को कर लेना, उतार लेना सेम टू सेम, ऐसे कैसे उतार लेना। कोई बात समझ में नहीं आए तो भी कर लेना। इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे जिसको चाहिए वो मैसेज कर देना, मैं इसको ये पीडीएफ के थ्रू भी सेंड कर दूंगा ये वाले नोट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं अपने जो नोट्सों में क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि उष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार, सबसे पहले मैंने लिखा है उष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार डेल ई इक्वल टू Q प्लस W लिख दिया। फिर मैंने लिखा यदि किसी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन स्थिर आयतन पर किया जाता है तो
डी वी इक्वल टू 0 है तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। तो समीकरण 1 है, इसमें जो नोट्स है उसमें देखो आप लोग समीकरण 1 द्वारा, तो अपन यहाँ पर डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, डेल ई की जगह मैंने लिख दिया E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल्टा ई क्यू वी प्लस 0, E2 माइनस E1 डेल्टा ई प्लस क्यू वी, ये अपना समीकरण नंबर 2 हो गया। और यहाँ पर मैंने बोला जो क्यू वी है स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा है और E2 तथा E1 क्रमशः प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं में ऊर्जा है। स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। क्यू अपना अवस्था फलन नहीं है, परंतु स्थिर आयतन पर ऊष्मा जो क्यू वी एक अवस्था फलन है क्योंकि इसका मान डेल्टा ई के बराबर है जो कि एक अवस्था फलन है। फिर अपन ने देखा इसके बाद में स्थिर दाब पर परिवर्तन करवा रहा हूँ मैं, इसी प्रकार स्थिर दाब पर परिवर्तन किया जाता है तो कार्य W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी हो गया। फिर W का मान अपन ने समीकरण नंबर 3 से 1 में रख दिया, तो समीकरण नंबर 3 से जब 1 में रखेंगे तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, और मैंने यहाँ लिख रखा है ये समीकरण नंबर 3 ए दे रखा, 3A दे रखा है इसको, समीकरण 3A है ये। ओके, इसके बाद देखो E2 माइनस E1 इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। फिर है क्यूपी स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है यदि तंत्र का आयतन प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में क्रमशः V1 तथा V2 हो तो, इसके आगे देखो भाई V1 और V2 हो तो फिर जो इक्वेशन है उसको अपन ने चेंज कर लिया, E2 माइनस E1 और QP और V जो डेल्टा V था उसकी जगह अपन ने लिख दिया माइनस P V2 माइनस V1, QP इक्वल टू E2 प्लस E1 P V2 माइनस V1, ये देख लेना एक बार आप लोग। और फिर मैंने नीचे लिख रखा है इस प्रकार QP क्या है, दो पदों का डिफरेंस है और ये जो दोनों डिफरेंस है उसमें अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं में एक नया उष्मागति की राशि पूर्ण ऊर्जा या एंथैल्पी को परिभाषित करते हैं अपन, जिसका सिंबल या प्रतीक H माना गया है और मैंने लिख दिया अतः H इक्वल टू E प्लस PV। और इस प्रकार किसी तंत्र की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है, उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है जो कि आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। फिर मैंने लिखा यहाँ पर समीकरण नंबर 4 से, तो इक्वेशन नंबर 4 देख लो, QP इक्वल टू H2 माइनस E1 इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1, तो अपन ने लिखा यहाँ पर QP इक्वल टू डेल्टा H होता है। फिर मैंने नीचे लिख दिया H2 तथा H1 क्रमशः अंतिम एवं प्रारंभिक अवस्थाओं में एंथैल्पी तथा डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। चूंकि E P तथा V अवस्था फलन है अतः H भी अवस्था फलन होगा। इसी प्रकार डेल्टा H तथा QP भी अवस्था फलन है। फिर मैंने समीकरण नंबर 6 से QP का मान जो मैंने बोला था समीकरण 3A उसमें रख दिया, तो ये हो गया डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा H माइनस पी डेल्टा V, और अपन ने लास्ट में लिख दिया डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। और मैंने लिखा नीचे इस प्रकार किसी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा तंत्र द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो पूरे नोट्स आप लोग लिख लेना। ओके गाइस, थैंक यू। और समझ में आया नहीं आया एक बार उसके बारे में मुझे कन्फर्म करवा दिया करो। इस यूनिट को मैं जल्दी पूरी करवाऊंगा, इसके बाद ऑर्गेनिक की यूनिट नंबर फर्स्ट डालूंगा सेकंड ईयर में, BSc सेकंड ईयर में। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आएगी, ऐसा नहीं कि अपने कोटा यूनिवर्सिटीज़ है, कोटा हो RU जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सब में पूछा है, जो भी सिलेबस में ये सारे टॉपिक हैं। ओके, थैंक यू सो मच।